अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का इस्तकबाल है मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में। और मैं हूँ शेख जावेद अहमद। हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 तौरीस की सालमाती बुनियाद, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा, हमने सबसे पहले जो देखा वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस था, डीएनए का स्ट्रक्चर था। दैन उसके बाद हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा कि आरएनए कैसे बनता है। आरएनए को बनाने का पूरा अमल देखा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। फिर उसके बाद हमने जेनेटिक कोडॉन पढ़ा। जेनेटिक कोडॉन में हमने पढ़ा कि 64 कोडॉन होते हैं, 64 में से 61 और 3, तो 3 स्टॉप्स कोडॉन होते हैं, बाकी के 61 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। उसके बाद हमने देखा टीआरएनए। टीआरएनए अडेप्टर सालमा, जो अमीनो एसिड को अडेप्ट करेगा और उस अमीनो एसिड को लाके एमआरएनए की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक के बाद अलाइन करेगा और उससे फिर क्या बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। आज जो हम देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है इसको? ट्रांसलेशन। तो बुनियादी तौर पे, आम तौर पे ट्रांसलेशन की डेफिनेशन इस तरह से की जाती है कि आरएनए से प्रोटीन बनाने का अमल, ये ट्रांसलेशन की डेफिनेशन की जाती है। लेकिन एनसीईआरटी में इस डेफिनेशन के साथ एक और डेफिनेशन है, वो है अमीनो एसिड को जोड़ के जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन बेसिकली, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का सिंपल मीनिंग हम लोग क्या लेते हैं? ट्रांसलेशन का मतलब तर्जुमा करना। किसी एक लैंग्वेज में था, उसको दूसरी लैंग्वेज में क्या करना होता है? सिर्फ तर्जुमा करना होता है। ट्रांसक्रिप्ट करना क्या होता है? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करना, चेंज करना। और अब समझने के एतबार से आप क्या करते हैं? उसको जाहिर करने के एतबार से और लैंग्वेज में समझने के लिए आप उसको क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए, फिर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से कौन सा क्या बनता है? प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन को हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। थोड़ा सा और मॉडिफाई कैसा करेंगे हम डेफिनेशन को? तो ट्रांसलेशन अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन के अमल को कहते हैं। यहाँ पर वर्ड जो याद रखना है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या? पॉली मीन्स बहुत सारे, मराइजेशन, पॉलीमराइजेशन यानी एक दूसरे को जोड़ना। कई सारी यूनिट को जब आप जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है अमीनो एसिड। जब आप कई सारे अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ेंगे तो उनको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन, जिससे पॉलीपेप्टाइड बनता है। उससे क्या बनेगा आपके पास? पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पर एक वर्ड है पेप्टाइड। Now what is mean by पेप्टाइड? पेप्टाइड बेसिकली क्या होता है कि एक अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड उसके पास आएगा, फिर उसके पास कौन सा अमीनो? तीसरा अमीनो एसिड। तो एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ जोड़ने के लिए एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनता है उसके साथ? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। यानी ये एक बॉन्ड, फिर ये एक बॉन्ड, फिर इसी तरह से आगे एक बॉन्ड बनेगा, इसी तरह से इधर एक बॉन्ड बनेगा। तो कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और कई सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ उसकी वजह से जुड़ जाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर याद रखना कि ट्रांसलेशन अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन को अमल के कहते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड। और जब पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो आगे चल के क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ठीक है। नाउ अमीनो एसिड के तरतीब का तयन एमआरएनए में मौजूद बेसेस की तरतीब से होता है। ये बात हम ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पढ़ चुके कि एमआरएनए बनता है और एमआरएनए के अंदर क्या होती है? कई सारे बेसेस होती है एमआरएनए के अंदर, और वो बेसेस आगे चल के
कोड बनाएंगे, तीन पेयर बनाएंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड का वो कोडॉन, और उस कोडॉन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएंगे, अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड जब आएंगे तो कई सारे अमीनो एसिड मिलेंगे, और वो अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे फिर पॉलीपेप्टाइड, यानी वो अमीनो एसिड जब मिलेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। फिर अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बंदिश के जरिए क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। मैंने जैसा बताया आपको कि अमीनो एसिड क्या होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहा जाता है उस बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसके लिए एक चीज याद रखिए कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको अगर बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए, एटीपी। पेप्टाइड बॉन्ड अगर बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए, एटीपी। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पर बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, ये आगे हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखिए कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है और उस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी की नीड होती है, एटीपी की जरूरत होती है, ठीक है। नाउ इसलिए पहले मरहले में एटीपी की मौजूदगी, यानी जो एटीपी है उसकी मौजूदगी में अमीनो एसिड्स फाल एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी ये जो अमीनो एसिड है ये अमीनो एसिड को पहले एक्टिवेट किया जाता है। जैसे हम किसी को अगर कहें ना, हम क्या करते हैं, फैन एक्टिवेट करते हैं, मतलब हम उसको क्या देते हैं, एनर्जी। तो जब भी आप एनर्जी दे रहे हैं मतलब एनर्जी देने की वजह से वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो काम करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर कि हाँ जो अमीनो एसिड है उन अमीनो एसिड को जब एक दूसरे के साथ जुड़ना है तो उन अमीनो एसिड को तैयार करना पड़ेगा, और उन अमीनो एसिड को तैयार करने के लिए उनको क्या लगती है, एटीपी। तो जैसे ही अमीनो एसिड को एटीपी मिलेगा तो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, काम करना शुरू करेगा। मतलब वो अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना कि एटीपी की मौजूदगी में अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं, फाल हो जाते हैं और अपने मुताल्लिका टीआरएनए से जुड़ जाते हैं। हमने पहले कहा कि जो टीआरएनए ये क्या है, अडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये अमीनो एसिड को लाने का काम करता है। तो अमीनो एसिड को जब लेकर आने का काम करेगा तो अमीनो एसिड को उसके साथ क्या होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। तो अमीनो एसिड और टीआरएनए के बीच में जो ज्वाइनिंग फॉर्म होगी उसकी वजह कौन है, उसकी वजह है एटीपी। एटीपी जब अमीनो एसिड के पास आएगा तो अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा और जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, टीआरएनए के साथ, जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, टीआरएनए के साथ। अब ये जो अमल होता है ये पूरा, एटीपी आया, उसने अमीनो एसिड को एक्टिवेट करा, अमीनो एसिड जाके किसके ऊपर बाइंड हो गया, टीआरएनए के ऊपर। तो इस अमल को कहा जाता है टीआरएनए की चार्जिंग। क्या कहा जाता है इसको, टीआरएनए की चार्जिंग, या इस प्रोसेस का एक और नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। इसको खुसूसियत से टीआरएनए का अमीनो एसिलेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अमाइनो एसाइलेशन। इसको याद रखिए, क्या कहा जाता है, अमाइनो एसाइलेशन या अमीनो एसाइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय अमीनो एसिलेशन, अमीनो एसिलेशन। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के ऊपर पूछा जाता है। अमीनो एसिलेशन का मतलब क्या है, अमीनो एसिलेशन का मतलब है जब टीआरएनए के ऊपर कौन आके बाइंड हो जाएगा, अमीनो एसिड, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है अमीनो एसिलेशन। अमीनो एसिलेशन के लिए एटीपी की जरूरत होती है क्या, हाँ, अमीनो एसिलेशन के लिए एटीपी की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि एटीपी की वजह से अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा और वो अमीनो एसिड जाके कहाँ पर बाइंड होगा, टीआरएनए के ऊपर। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। जब आप इसकी स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने आप से इसके क्वेश्चंस बनाइए, इसकी एक एक लाइन को आप क्वेश्चन बनाइए कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का भी। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, जब आप स्टडी के दौरान में अपने आप से क्वेश्चन करके इसको याद करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ बच्चों, मैंने इसको डायग्रामेटिकली भी बताया है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ेगा, टीआरएनए के साथ। जब अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, अमाइनो एसाइलेशन, यानी अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड किसके साथ जाके जुड़ गया, टीआरएनए के साथ। तो ये जब अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है, अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है, ये टीआरएनए के साथ जुड़ गया, तो अब क्या बन गया,
अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए कॉम्बिनेशन बन गया, यानी अब ये टीआरएनए क्या है, अमीनो एसिड को ले जाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टीआरएनए चार्जिंग, या इस प्रोसेस को कहा जाता है अमीनो एसाइलेशन। क्या कहा जाता है, अमीनो एसाइलेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेनली जिस नाम से जाना जाता है वो है टीआरएनए चार्जिंग। ये याद रखिए, टीआरएनए चार्जिंग। और दूसरा वर्ड क्या याद रखना है, अमीनो एसाइलेशन। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसलेशन की इब्तिदा में, ट्रांसलेशन की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको याद रखिए ना बच्चों। जब अमीनो एसिलेशन का प्रोसेस हो जाता, जब टीआरएनए तैयार हो जाता, तो वो टीआरएनए क्या करेगा, वो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर जाएगा राइबोसोम एमआरएनए के जॉइंट पर। यानी जहां पर एमआरएनए के साथ कौन जॉइंट वाला है, ऑलरेडी राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो अब राइबोसोम के पास अमीनो एसिड को ले जाने का काम कौन कर रहा है, टीआरएनए। जब एक से ज्यादा अमीनो एसिड आएंगे तो उनके बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर यही है कि इस तरह के दो चार्ज शुदा टीआरएनए, यानी अगर दो चार्ज शुदा टीआरएनए आ गए, दो ऐसे टीआरएनए आ गए जिसके पास अमीनो एसिड है, तो उन दोनों के दरमियान क्या बनना शुरू हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। उनके क्या बनना शुरू हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का अमल है, ये एक कैटालिस्ट, एक एंजाइम है। उस एंजाइम की मौजूदगी में पेप्टाइड बॉन्ड बनने का क्या होता है, अमल होता है। और ये जो पेप्टाइड, ये जो अमल होता है, जो एंजाइम है यहाँ पर, उसका नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। क्या नाम है उसका, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। यहाँ जो एंजाइम काम करता है उसका नाम क्या है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। क्या नाम है उसका, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, इस अमीनो एसिड के बीच में क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इस अमीनो एसिड के बीच में क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एनसीईआरटी ने इसका नाम मेंशन नहीं किया, और उम्मीद है कि अगर एग्जाम में अगर कहीं से बाहर से जो आउट ऑफ क्वेश्चन आते हैं 5% 3%, तो उसमें इसको भी शामिल किया जा सकता है। तो इसको याद रखना है ना बच्चों। यहाँ पर एक और एंजाइम है जिसका नाम याद रखना है। वो ये है कि ये जब अमीनो एसिड टीआरएनए के ऊपर जाके बाइंड होता है, तो वो काम एक और एंजाइम करता है जिसका नाम है अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। क्या नाम है उसका, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या नाम है, अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिए। एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो ट्रांसलेशन का अमल है, इस ट्रांसलेशन के अमल में जो चार्जिंग का प्रोसेस होता है, टीआरएनए की जो चार्जिंग होती है, या अमीनो एसाइलेशन का अमल होता है, तो ये एक एंजाइम के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, एंजाइम के जरिए। और उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। क्या नाम है उस एंजाइम का, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोनों भी अमल, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का अमल भी और टीआरएनए के चार्जिंग का अमल भी, ये दोनों भी कैटालाइज होता है। कैटालिसिस इसको रन करता है, एंजाइम इनको रन करता है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है डाउन बच्चों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कहा कि जो ट्रांसलेशन का अमल है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है, आगे चल के उससे क्या बनेगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन की तालीफ, यानी प्रोटीन के बनने की जिम्मेदारी खलवी फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं उस खलवी फैक्ट्री को, राइबोसोम पर होती है। राइबोसोम साख्ती आरएनए, राइबोसोम साख्ती आरएनए और तकरीबन 80 मुख्तलिफ प्रोटीनों पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पर साख्ती आरएनए कौन है, साख्ती आरएनए वो है जिसको हम कहते हैं आरआरएनए। कौन है,
आरआरएनए और तकरीबन 80 मुख्तलिफ प्रोटीनों पर मुश्तमिल होता है। इसलिए अगर आपको याद होगा तो राइबोसोम को हमने क्या कहा था? राइबोसोम को हमने कहा था राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। हमने क्या कहा था उसको? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि कई सारे उसमें आरएनए भी होते हैं और कई सारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो इसलिए हमने उसको कहा था राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर यहाँ पर अपने गैर फ़ाली हालत में ये दो सब यूनिट्स में मौजूद होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम के पास बेसिकली क्या होता है? दो सब यूनिट होती है, एक होती है बड़ी सब यूनिट और एक होती है छोटी सब यूनिट। तो जब तक वो काम पर नहीं है, यानी जब तक उससे कोई काम नहीं हो रहा, गैर फ़ाली हालत में है, नॉन फंक्शनल हालत में है, तब तक वो दो यूनिट अलग अलग रहती है, एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट। लेकिन जब काम स्टार्ट होता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है? एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो जब भी ट्रांसलेशन का अमल करना होता है, ये कान खोल के सुनिए, एमसीक्यूज यहाँ से भी बनता है, एमसीक्यूज यहाँ पर भी बनता है, राइबोसोम्स के ऊपर यहाँ पर भी एमसीक्यूज बनता है। और यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि गैर फाली हालत में राइबोसोम की कंडीशन क्या होती है? तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग। बड़ी यूनिट अलग होगी, छोटी सब यूनिट अलग होंगी। लेकिन जब उनसे काम लेना है, ट्रांसलेशन का अमल करवाना है, तब वो दोनों भी यूनिट एक दूसरे के साथ आके क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे। तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, तो हम बोलते हैं इसको राइबोसोम। ठीक है। तो जब छोटी सब यूनिट, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब छोटी सब यूनिट का वास्ता एमआरएनए से होता है, यानी सबसे पहले एमआरएनए को जाकर पकड़ने का काम कौन करेगा? तो वो करेंगी छोटी सब यूनिट, यानी छोटी सब यूनिट जाके एमआरएनए से पहले बाइंड होगी। सबसे पहले कौन जाकर बाइंड होगा? छोटी सब यूनिट। यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बड़ी सब यूनिट है, फिर छोटी सब यूनिट है और ये फ्री है। और यहाँ पर कौन है? एमआरएनए। यहाँ पर कौन है? एमआरएनए। ये कैप है उसकी और ये पॉली ए टेल है ना, ये एमआरएनए, हमने एमआरएनए पढ़ा। तो इस एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा? स्मॉल सब यूनिट। तो एमआरएनए को सबसे पहले ढूंढने का काम, उसको पकड़ने का काम कौन करता है? उसको ढूंढने का काम, उसको पकड़ने का काम कौन करता है? स्मॉल सब यूनिट। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब स्मॉल सब यूनिट और एमआरएनए एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, तब जाके लार्ज सब यूनिट यहाँ पर आके बाइंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। तो जब छोटी सब यूनिट का वास्ता एमआरएनए से होता है, तो एमआरएनए से प्रोटीन के ट्रांसलेशन का अमल शुरू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटीन के ट्रांसलेशन का अमल कब शुरू होगा? जब छोटी सब यूनिट जाकर बाइंड होंगी किसको? एमआरएनए को। और हमको ये भी मालूम है एमआरएनए के अंदर जो साइट है जहां से इनिशिएशन होना है ट्रांसलेशन का, उस कोडॉन का नाम क्या है? AUG कोडॉन। क्या नाम है उस कोडॉन का? AUG कोडॉन। इसीलिए इस कोडॉन को हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन कोडॉन। क्या कहते हैं हम इस कोडॉन को? इनिशिएशन कोडॉन। याद आ रहा होगा हम लोगों ने जब स्टडी स्टार्ट की थी, तब हमने कहा था ये सबसे पहला जो कोडॉन होता है वो कौन होता है? AUG, जिसको हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है। नाउ जब बड़ी सब यूनिट आने वाले अमीनो एसिड के जुड़ने के लिए और इतने करीब होने के लिए इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन सके, यानी जो नया अमीनो एसिड आने वाला है, यानी एक टीआरएनए आया, फिर उसके बाद दूसरा टीआरएनए आया, दोनों भी टीआरएनए ने क्या लेकर आए? अमीनो एसिड्स। उन अमीनो एसिड्स को एक दूसरे से करीब करना है, फिर उन अमीनो एसिड के बीच में क्या बनाना है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। तो वो क्या करता है? जो लार्ज सब यूनिट है, जो बड़ा सब यूनिट है, उनके लिए वो क्या प्रोवाइड करता है? जगह प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, ताकि वो इजीली वहां पर आके बाइंड हो सके ना। हो बच्चों, मैं उसको समझाता हूँ वो कैसा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए, लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, बड़ी सब यूनिट है, छोटी सब यूनिट है। ये जो छोटी सब यूनिट है, इस छोटी सब यूनिट में यहाँ पर कौन आके बाइंड हो जाएगा? यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा एमआरएनए। और हमने पढ़ा हुआ है कि एमआरएनए के पास क्या होती है? 5 प्राइम कैप। क्या होती है? 5 प्राइम कैप। और 3 प्राइम क्या होता है? पॉली ए टेल ग्रुप। ठीक है ना। तो ये जो एमआरएनए है, यहाँ पर छोटी सब यूनिट क्या करेंगे? एमआरएनए को बाइंड करेंगे, और एमआरएनए को बाइंड करने के बाद कौन आएगा? लार्ज सब यूनिट। अब लार्ज सब यूनिट के बाद 3 स्पेस है, लार्ज सब यूनिट के पास 3 स्पेस है, 3 जगह है। ठीक है। तो 2 जगह यहाँ पर काम की है। एक जगह है जिसको कहता है ए साइड, और दूसरी जगह है पी साइड।
एक ए जगह है जिसमें होता है ए साइड, और दूसरी जगह है पी साइड, और तीसरी जगह है ई साइड। ये जो ए साइड है ये क्या है, अमाइनो असाइल टीआरएनए, अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट है, ये बाइंडिंग साइट है उस अमाइनो असाइल टीआरएनए के लिए जिसको आप क्या करें, चार्ज टीआरएनए, या जिसको आप बोल रहे हैं ऐसा टीआरएनए जिसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, वो टीआरएनए यहाँ पर आके बाइंड होगा, फिर उस टीआरएनए को आगे पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक टीआरएनए आ गया, फिर दूसरा टीआरएनए यहाँ पर आ गया, एक अमीनो एसिड यहाँ पर होगा, दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर होगा। तो ये जो पी है ये किसके लिए, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ये किसके लिए है, पेप्टाइड, पेप्टाइड बाइंडिंग साइट, ये साइट के लिए है, पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। और लास्ट में जब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ गए, अब ये जो टीआरएनए खाली बचा हुआ है, तो इस टीआरएनए को राइबोसोम से क्या कर देना है, बाहर, राइबोसोम से इस टीआरएनए को क्या कर देना है, बाहर। तो इस टीआरएनए को अगर राइबोसोम से बाहर करना, इसलिए इस साइट को बोला जाता है एग्जिट। क्या बोला जाता है, एग्जिट साइट। जैसा हमारे पास होता है ना एंट्रेंस, एग्जिट, यहाँ से बाहर जाना है, तो एग्जिट मतलब बाहर जाने का। तो टीआरएनए यहाँ से अंदर आएगा, फिर आगे बढ़ेगा दूसरी साइड पे जहाँ पर वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना के ये अमीनो एसिड को दे देगा, अमीनो एसिड यहाँ से रिलीज हो गया, टीआरएनए फ्री हो गया, फिर टीआरएनए ई साइड में होगा, ई साइड से वो बाहर। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। लेकिन ये दो जगह जो है, ये दो जगह ए और पी, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, मेनली ये दो साइड क्यों प्रोवाइड हो रही है, ताकि दो अमीनो एसिड एक दूसरे के करीब आए और उन दोनों अमीनो एसिड के दरमियान क्या बन जाए, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये दो साइड कौन है, एक है ए साइड और दूसरी साइड कौन है, पी साइड। आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए राइबोसोम कैटालिस्ट का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि ये राइबोसोम, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो यहाँ बनेगा ना इस पी साइड पे, इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने का काम भी कौन करता है, कैटालिस्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है, एंजाइम का रोल कौन प्ले कर रहा है, खुद राइबोसोम। कौन कर रहा है, खुद राइबोसोम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। बैक्टीरिया में 235 आरआरएनए के खामरे हैं, यानी बैक्टीरिया में कितने हैं, 235 आरआरएनए के खामरे हैं, जिनको राइबोजाइम कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, राइबोजाइम। मतलब राइबोजाइम का मतलब क्या होता है, अगेन राइबोजाइम का मतलब होता है एंजाइम्स जो कैटालिसिस करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसे कितने हैं, बैक्टीरिया के अंदर 235 आरआरएनए ऐसे है, यानी 235 राइबोसोम ऐसे है जो कैटालिसिस का रोल प्ले करते हैं, और उनको कहा जाता है राइबोजाइम। उनको क्या कहा जाता है, राइबोजाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है ना। बच्चों एक और डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने बनाई है, और उस डायग्राम को भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो जाए, आपको और कुछ चीजें समझ में। कि एनसीईआरटी ने एक डायग्राम जो बताई है वो ये है। इस डायग्राम के अंदर क्या है, इस डायग्राम के अंदर है एमआरएनए, एमआरएनए के साथ ज्वाइन है स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, दूसरी सबयूनिट है लार्ज सबयूनिट। इस लार्ज सबयूनिट में ये जो है, ये है ए साइट और ये है पी साइट। ए साइड मतलब अमाइनो एसाइल बाइंडिंग साइड, और ये है पेप्टाइडिल साइड। यहाँ से देखिए टीआरएनए अंदर आया, यहाँ से अंदर आया, और यहाँ से क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, बाहर चला गया। जब ये दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे के करीब में आए, तो ये जो पेप्टाइड, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो नई पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे, फिर ये एक नई पॉलीपेप्टाइड चेन बन के उभरेगी, फिर ये आगे जाएगा, फिर एक नया टीआरएनए, फिर वो इस तरह से। तो ये कंटिन्यूअसली पॉलीपेप्टाइड चेन बनते रहती है। तो ये जब पॉलीपेप्टाइड चेन इधर शिफ्ट हो जाती है, तो ये टीआरएनए क्या होगा, फ्री। तो ये टीआरएनए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है जिसको आपको याद रखना है। बच्चों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए की जो ट्रांसलेशन इकाई आरआरएनए की
वो तरतीब है। अब ये जो mRNA है, उस mRNA के अंदर एक स्पेसिफिक इकाई है, यानी ये छोटी छोटी सबयूनिट यहाँ होना ही चाहिए इस mRNA के अंदर, तभी जाकर ट्रांसलेशन का अमल होगा, इसलिए इसको इकाई कहा जा रहा है। तो mRNA की जो ट्रांसलेशन की इकाई है, RNA की वो तरतीब है जिसके एक तरफ, यानी RNA के अंदर इस तरह की तरतीब है जिसकी एक तरफ स्टार्ट कोडॉन है, एक तरफ कौन है, स्टार्ट कोडॉन है, एक तरफ कौन है, स्टार्ट कोडॉन है। और इस स्टार्ट कोडॉन के ऊपर कौन होता है, AUG सीक्वेंस। स्टार्ट कोडॉन का मतलब कौन है, AUG सीक्वेंस। और दूसरी तरफ कौन होता है, स्टॉप कोडॉन। दूसरी तरफ कौन होता है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन मतलब या तो UAA होगा, या तो UGA होगा, या तो फिर UAG होगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन यहाँ पर हो सकता है। अब इसके अलावा क्या है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, यानी ये कोडिंग रीजन है, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट है। लेकिन एक mRNA में चंद इजाफी सीक्वेंस भी होती है, यानी जो mRNA की जो ट्रांसलेशन इकाई है, जो ट्रांसलेशन का बुनियादी हिस्सा है, उसमें है ना स्टार्ट कोडॉन, कोडिंग रीजन, स्टॉप कोडॉन के साथ साथ कुछ और भी चीजें होती है। वो क्या होती है, उन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत डीप में इसकी स्टडी की जाती है, और बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ना। यहाँ पर समझ लीजिए, सीक्वेंस होती है जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता। यहाँ पर जो इजाफी सीक्वेंस आपको दिख रही है, जैसे 5 प्राइम कैप, 5 UTR सीक्वेंस, फिर इधर पॉली ए टेल और 3 UTR सीक्वेंस, ये आपको है ना इजाफी सीक्वेंस दिख रही है। ये जो इजाफी सीक्वेंस है, इनका क्या नहीं होता है, इनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, और इसीलिए इनको कहा जाता है गैर तर्जुमा शुदा इलाका, या उसको कहा जाता है UTR। UTR का मतलब क्या होता है, UTR का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, ऐसा रीजन जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ऐसा रीजन जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ऐसा रीजन जिससे कोई प्रोटीन नहीं बन सकता। ट्रांसलेशन नहीं होता का मतलब क्या है, जिससे कोई भी प्रोटीन नहीं बन सकता, उसको कहा जाता है UTR रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब इसी वजह से इनका नाम है 5 प्राइम UTR। इसका नाम क्या है, 5 प्राइम UTR। और जो कहां पर होता है, स्टार्ट कोडॉन से पहले होता है, स्टार्ट कोडॉन से क्या होता है, पहले होता है। और 3 प्राइम सिरे पर होता है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कहां पर होता है, 3 प्राइम के बाद। और ये अगर ना हो, यानी ये अगर 5 प्राइम UTR और 3 प्राइम UTR अगर नहीं रहता, तो ट्रांसलेशन का अमल नहीं होगा। तो इनकी जरूरत क्यों होती है, इनकी जरूरत होती है बेहतर ट्रांसलेशन के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो इनकी वजह से क्या होगा, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का जो अमल है, वो सही तरीके से नहीं होगा। तो सही तरीके से ट्रांसलेशन का अमल हो जाए, इसलिए वहां पर UTR रीजन होती है, अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, इसको सरसरी निगाह से मत देखिए, इसको अच्छे से डिटेल में इसको समझिए, इसको ड्रॉ करिए अपनी बुक में, और इसको याद करिए क्या क्या होता है। mRNA के पास ऑलरेडी एक होता है जिसको हम कहते हैं 5 प्राइम कैप, पीछे होता है पॉली ए टेल, अब इनसे पहले क्या होता है, बीच में होता है कोडिंग रीजन, और इससे पहले क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन, और उसके बाद क्या होता है, स्टॉप कोडॉन। लेकिन स्टार्ट कोडॉन से पहले भी होता है 5 प्राइम UTR सीक्वेंस, और स्टार्ट कोडॉन के बाद भी होता है 3 प्राइम UTR सीक्वेंस, जिसको कहा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ठीक है, इसको याद रखना है। नाउ बच्चों, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ब्रीफ में यहाँ पर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझाया गया है। ठीक है, क्या बताएं यहाँ पर कि इनिशिएशन के लिए, जब मतलब हमने कहा ना कि हमारे पास क्या होता है, ये ट्रांसलेशन का अमल है, ये जो ट्रांसलेशन का अमल है, इस ट्रांसलेशन के अमल को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ट्रांसलेशन के अमल को कितने हिस्सों में डिवाइड करें, 3। एक अमल है जिसको कहा जाता है इनिशिएशन, क्या कहा जाता है इसको, इनिशिएशन। दूसरा अमल है जो होता है इलॉन्गेशन, दूसरा अमल क्या है, इलॉन्गेशन। और तीसरा अमल जो होता है उसको कहता है टर्मिनेशन, इसको याद रखिए। तो ये कहा जा रहा है कि जब इनिशिएशन का अमल होगा,
तो इनिशिएशन के लिए राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम एमआरएनए से स्टार्ट कोडॉन पर जुड़ता है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एमआरएनए, इस एमआरएनए के ऊपर है एयूजी सीक्वेंस, इस एयूजी सीक्वेंस के ऊपर आगे कौन बाइंड हो जाएगा, राइबोसोम। कौन आके बाइंड हो जाएगा, राइबोसोम, ये पॉली ए टेन, ठीक है। तो राइबोसोम, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनिशिएशन जब होगा तो राइबोसोम कहाँ के जुड़ेगा, एयूजी यानी स्टार्ट कोडॉन के ऊपर, जिसको सिर्फ इख्तितामी टीआरएनए ही पहचान सकता है। जिसको कौन पहचान सकता है, इख्तितामी टीआरएनए ही पहचान सकता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है कि इनिशिएशन के लिए जो प्रोसेस है एयूजी से जुड़ता है, जो सिर्फ इख्तितामी टीआरएनए ही क्या कर सकता है, उसको पहचान सकता है। इसके बाद प्रोटीन की तालीफ के लिए राइबोसोम इलॉन्गेशन मरहले में दाखिल होता है। यानी अब क्या होगा कि प्रोसेस आगे बढ़ेगा और ये एमआरएनए है, ये पॉली ए टेल ग्रुप है, यहाँ तक इलॉन्गेशन का अमल हो गया, मतलब राइबोसोम आगे बढ़ गया। राइबोसोम आगे बढ़ रहा है तो साइमल्टेनियसली क्या बढ़ रहा है, अमीनो एसिड, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड भी यहाँ क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो ये इलॉन्गेशन, तो इस मरहले में क्या होगा, इस मरहले में ये होगा अमीनो एसिड जो टीआरएनए से जुड़ा होता है का मजमुआ टीआरएनए एंटीकोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाकर तरतीबवार मुनासिब एमआरएनए से क्या होता है, जुड़ता है। तो ये यहाँ जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए के साथ कौन जुड़ना शुरू होगा, जो नया टीआरएनए आ रहा है। जो नया टीआरएनए आ रहा है वो क्या लेकर आ रहा है, साथ में अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, इसके पास एंटीकोडॉन, और यहाँ पर क्या है, कोडॉन। तो ये एंटीकोडॉन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और इस कोडॉन के अकॉर्डिंग, यहाँ जो कोडॉन सीक्वेंस है, इस कोडॉन के अकॉर्डिंग जो टीआरएनए है वो क्या होंगे, अरेंज होंगे, एक के बाद वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो एक दूसरे के साथ अलाइन होंगे तो अमीनो एसिड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब में आ जाएंगे। जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के करीब में आते तो फिर वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ राइबोसोम एमआरएनए पर कोडॉन दर कोडॉन चलता है। यानी ये जो राइबोसोम है ये फिर एक कोडॉन, फिर उसके बाद दूसरे कोडॉन, फिर उसके बाद तीसरे कोडॉन, फिर चौथे कोडॉन, इसके बाद वो क्या होता है, इस तरह से वो क्या होता है, चलता जाता है। और एक के बाद एक अमीनो एसिड क्या होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो कोडॉन के अकॉर्डिंग टीआरएनए आएगा और वो टीआरएनए उस कोडॉन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड लेकर आएगा। वो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या होते चले जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जिनकी एमआरएनए क्या करता है, नुमाइंदगी। तो बेसिकली टीआरएनए कहां पर आकर बाइंड होगा, इसकी गाइडेंस, इसकी रहनुमाई, इसकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है, एमआरएनए। जैसा आपके पास होता है ना कि यार ये चीज यहाँ रख दो, वो चीज वहां रख दो, ये चीज को इस जगह रखो, इसको प्रॉपर रखो, ये जो नुमाइंदगी करते हैं ना, अक्सर घर में होता है इस तरह से कि वालिदैन, बड़े भाई या एक लीडर ये क्या करता है, हमको समझाता है, एक कायद हमको समझाता है कि ये चीज को इस तरह से करना, ये चीज को इस तरह से करना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एमआरएनए क्या करता है, गाइड करता है, रहनुमाई करता है कि कौन सा टीआरएनए आएगा, फिर उसके बाद कौन सा टीआरएनए, फिर उसके बाद कौन सा टीआरएनए आएगा, वो कहाँ पर आकर बाइंड होगा। तो ये जो नुमाइंदगी वाला अमल है ये कौन कर रहा है, एमआरएनए। कौन कर रहा है, ये एमआरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। ऐसा लग रहा है आपको लेकिन फिलॉसफी नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, ये साइंस का क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांसलेशन के अमल में टीआरएनए की रहनुमाई कौन करता है, राइबोसोम करता है या एमआरएनए करता है, तो कौन करता है, एमआरएनए। इस तरह डीएनए के कंट्रोल के तहत, अब यहाँ पर एक चीज आ गई, इस तरह डीएनए के कंट्रोल के तहत पॉलीपेप्टाइड, अब ये देखो हमारे ना ये हॉली हो जाते हर बारी, गलतियां करते रहते। पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो इस तरह डीएनए के कंट्रोल के तहत पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का क्या होता है, ट्रांसलेशन। यानी यहाँ पर भी कंट्रोल कौन कर रहा है, डीएनए। इसलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जो ऐसा मटेरियल जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। आखिर में रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन से जुड़ता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनेशन कौन करवाता है, तो टर्मिनेशन करवाने का काम करते हैं रिलीज फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए।
टर्मिनेशन कौन करवाता है? टर्मिनेशन करवाते हैं रिलीज फैक्टर। कौन करवाते हैं? रिलीज फैक्टर। इन रिलीज फैक्टर को आरएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएफ फैक्टर या रिलीज फैक्टर। जैसे ही आखिर में ये रिलीज फैक्टर, यानी फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम चलते चलते यहाँ तक आ गए, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, ये जो ट्रांसलेशन का अमल है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गया, राइबोसोम यहाँ तक आ गए, अब यहाँ पर आने के बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? ये तो हमने कहा कि पॉली ए टेल होती है, तो यहाँ पर रिलीज फैक्टर आके बाइंड हो जाए। जैसे ही रिलीज फैक्टर आएगा तो इन दोनों को सिग्नल मिलेगा कि हम दोनों को क्या हो जाना चाहिए अब? अलग। तो फिर स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? अलग। जैसे स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट अलग हो गई तो प्रोसेस क्या हो गया? खत्म। इसीलिए ये दोनों, ये क्या होता है? लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट रिलीज हो जाती है, अलग हो जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है। इसलिए इस फैक्टर का नाम क्या है? रिलीज फैक्टर। छोड़ देते हैं वो एक दूसरे को, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए इस फैक्टर का नाम क्या है? रिलीज फैक्टर। तो इसको याद रखिए। नाउ आखिर में रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन से जुड़ता है। अब याद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज क्या है, हमने कहा का जो स्टॉप कोडॉन है, इस स्टॉप कोडॉन के लिए नो टीआरएनए, यहाँ पर स्टॉप कोडॉन को कोई टीआरएनए कोड नहीं करता। तो फिर स्टॉप कोडॉन पे कौन आकर बाइंड होता है? इस स्टॉप कोडॉन के ऊपर कौन आकर बाइंड होता है? इस स्टॉप कोडॉन के ऊपर आके बाइंड होते हैं रिलीज फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि स्टॉप कोडॉन पर आकर कौन बाइंड होते हैं? रिलीज फैक्टर। और जैसे रिलीज फैक्टर आके स्टॉप कोडॉन पर बाइंड होंगे तो लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी, एक दूसरे से वो अलहदा हो जाएंगी। इसको याद रखना है। इस ट्रांसलेशन, इस तर्जुमे या ट्रांसलेशन को खत्म करके मुकम्मल पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो अब क्या हो गया? ये राइबोसोम यहाँ पर क्या ज्वाइन थे उसके साथ? पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे रिलीज फैक्टर आया तो अब क्या हो गया? लार्ज सब यूनिट अलग हो गई, स्मॉल सब यूनिट अलग हो गई, प्लस जो प्रोटीन बना था अब वो प्रोटीन भी क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बच्चों, हमने बहुत ही बेसिक वे में, बहुत ही आसान अल्फाज में ट्रांसलेशन का अमल समझा है। इसके बावजूद भी अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? मैं इंशाल्लाह उसके आंसर दूंगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को शेयर करना है ये कि हमारे इस चैनल की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसके व्यूअर्स बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि हमारा ये सारे जो काम हम लोग कर रहे हैं, इसके पीछे जो भी खर्च आ रहा है ये सारा हम YouTube बेस्ड करना चाहते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट से फीस लेना नहीं चाहते, हम किसी तरह का फीस का बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं डालना चाहते। हम ये चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स का आसानी से फ्री में एजुकेशन हो। अल्टरनेट रिसोर्सेज अर्निंग के हमारे पास अवेलेबल है जिसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसका पूरा डिपेंड है व्यूअर्स कितने हैं, सब्सक्रिप्शन कितने हैं। क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, व्यूअर्स आप लोग बढ़ाएंगे, तो ये चैनल जितना प्रोपेगेट होगा, जितना ज्यादा फैलेगा, उतनी एडवर्टाइजमेंट हमको मिलेंगी, प्लस हमारी यूट्यूब से अर्निंग ज्यादा होंगी। नतीजे में हम और बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। हम यहाँ तक अभी तक जो भी काम हमारे करते आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी टीम यहाँ काम कर रही है वो सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रही है। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक है रिसोर्स। तो हम पूरी तरह से रिसोर्स के लिए डिपेंड अल्लाह ताला के ऊपर ही, हम उसी से दुआ करते हैं। लेकिन जो दूसरा काम हम ये कर रहे हैं आप लोगों के साथ भी, क्योंकि डिपेंड आप लोगों के साथ ही होगा। ये जो अमल है, ये जो दुआ है, इसकी कबूलियत और इसके असरात भी काम के ऊपर डिपेंड होते हैं कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से ज़्यादा गुजारिश है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके व्यूअर्स बढ़ाएं, इसके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं, ताकि हम लोगों का फ़ायदा हो। हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के ज़रिए, इस चैनल के अंदर और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ला सके। ठीक है? जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होती है। ठीक, अल्लाह हाफिज़।